वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं हिंदी का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने भाषा के प्रकार और अंगों के बारे में बताया था, वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। आज जो है मैं भाषा बोध में व्याकरण के अंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो पढ़ाई से पहले आपको सिलेबस अपने सामने रखना है। तो ये जो पीले कलर में हाईलाइटेड है, उनसे रिलेटेड पोस्ट मैं इंस्टाग्राम पेज पे डेली डालता हूँ। आप जाके इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर दीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिलेबस के बाद हमें क्वेश्चन एनालिसिस करने होते हैं। तो ये जो है भाषा बोध के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 2012 से लेकर 2017 तक 2 मार्क्स के आते थे। 2018 में 4 मार्क्स के आए हैं। इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। अब हम जानते हैं व्याकरण के अंग के बारे में। तो व्याकरण की परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था जानते हैं। तो ये वर्ण की परिभाषा है। वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब जो भाषा में सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाती है। जो लिखने में भी सबसे छोटी होती है, जैसे कि क, ख, प, फ, य, र, ह, ये सब वर्ण है। हिंदी में 52 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। तो अब हम स्वर के बारे में जानते हैं। तो ये परिभाषा है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है स्वर्ण कहलाता है। मतलब जब हमारे मुंह से कोई वर्ण निकलती है तो उसमें कोई रुकाव नहीं होता, वो स्वर होता है। जैसे व्यंजन के में जो क्या होता है, हमारा जीभ कहीं टच होता है या हवा में थोड़ी सी रुकावट होती है, तो वो व्यंजन कहलाती है। और स्वर जिसमें बिना अवरोध के निकलते हो स्वर कहलाता है। तो स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और री आते हैं। इसमें कम समय लगता है उच्चारण में। दीर्घ में उससे डबल समय लगता है, तो दीर्घ में आता है आ, ई और उ। संयुक्त में थोड़ा और ज्यादा समय लगता है, इसमें आता है ए, ओ और औ। उसके बाद हम जानते हैं व्यंजन। तो ये व्यंजन की परिभाषा है। व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं किए जा सकते। तो स्वर इसकी उच्चारण में मदद करते हैं और इनमें कुछ कुछ रुकावटें आती है जो व्यंजन के उच्चारण होते हैं उसमें। फिर व्यंजन का पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। इस व्यंजन में जो जीभ है, मुख के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, उन सबको जाके टच करता है, उन सबको छूता है। तो 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये आप देख सकते हैं। क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का तालु से होता है, ट वर्ग का मूर्धा से होता है और त वर्ग का दंत से होता है यानी कि दांत से, और प वर्ग का ओष्ठ यानी कि होंठ से होता है। उसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। तो ये क्या होता है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ जो है उच्चारण स्थान के पास से जाके आती है, उसको टच नहीं करती है, बस उसके पास जाती है, वो इस प्रकार के व्यंजन होते हैं। फिर अगला है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, जब हम उस चीज का उच्चारण करते हैं तो थोड़ी सी सांस जो है वो गर्म होती है और एक सीटी सी आवाज आती है, जैसे कि श, श। तो ये सब ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। तो ये जो व्यंजन है अलग अलग मतलब 2 व्यंजनों से मिल के बने होते हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें आते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। जैसे जो छ है वो आधा क और छ से मिलके बनता है, त्र जो है त, र से। ये ज्ञा, इसको हम, इसका जो असली उच्चारण होना चाहिए वो ज्या होना चाहिए, क्योंकि ये ज और य से बनता है, लेकिन हम इसको ज्ञा पढ़ते हैं। और स्र जो है वो स और र से मिलके बनता है। उसके बाद है द्विगुण व्यंजन। तो ये जो दोनों हैं ये ट वर्ग के अंदर ही आते हैं, लेकिन इसके 2 गुण हैं। इस ट वर्ग और क और च वर्ग से मिलके बनता है, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। और एक अनुस्वर होता है, जो अंग की मात्रा होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं। और विसर्ग होती है जो कई में आता है, जैसे कि यहाँ अंतस्तः में आया है तो वो विसर्ग होती है।
तो ये वर्ण व्यवस्था थी। अब हम जानते हैं शब्द। तो शब्द की परिभाषा यह है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले समूह को शब्द कहते हैं। मतलब जो वर्ण मिलके एक सही ऐसा समूह बनाएंगे जो एक सही अर्थ प्रकट करे, तो वो शब्द कहलाती है। मतलब जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और एक सही अर्थ देते हैं, मीनिंग देते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं। पद, जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो यह पद कहलाता है। अब जब वाक्य बनता है तो उस वाक्य में जो शब्द होते हैं वो वहां का पद होता है। अब हम शब्द के प्रकार जान लेते हैं। तो शब्द को अलग अलग तरीके से हम बांट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्रोत के आधार पर ही दिया हुआ है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेन यही है, बाकी नहीं है। तो स्रोत के आधार पे होता है तत्सम, तद्भव, देशज, आगत और संकर। तत्सम जो संस्कृत वर्ड होते हैं वो है। तद्भव जो संस्कृत से चेंज होकर नए वर्ड हैं वो तद्भव होते हैं। देशज जो क्षेत्रीय भाषा या हमारे देश में जो पहले से थी उनसे लिए गए हैं वो देशज कहलाते हैं। आगत जो होते हैं वो विदेशी यानी दूसरे देश की भाषा से जो हिंदी में आए हैं वो आगत कहलाते हैं। और संकर जो है देशी या आगत इन सब से मिलके जो वर्ड बनते हैं वो सब संकर कहलाते हैं। मतलब जो मिश्र होता है, मिक्स वर्ड होता है, वो संकर शब्द होता है। अब जानते हैं वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जो एक सही क्रम में हो और एक सही अर्थ प्रदान करे, वह वाक्य है। अब शब्दों का जब हम समूह बना लें और एक सही क्रम में बनाए व्याकरण के हिसाब से, और एक सही अर्थ दे, मीनिंग दे, तो वह वाक्य कहलाता है। तो ये सब थे व्याकरण के अंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें।